मैं अपनी शक्ति से एक नया ब्रह्मांड बना सकता हूँ। और आज जिस जगह पे हम आपको लेके आए हैं दोस्तों, ये है करमनासा नदी। और इस नदी से जो है बहुत सारे इतिहास जुड़े हैं और इसी नदी से होते हुए शुरू होता है बिहार का दिल्ली सल्तनत। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं करमनासा नदी और सुनाते हैं करमनासा नदी से जुड़े कुछ इतिहास। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग हैं बिहार के करमनासा में। ये खजूरा गांव कहलाता है और मेरे सामने अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है नौबतपुर और ये पड़ता है यूपी में। तो फिलहाल हम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे हैं और जो नदी उत्तर प्रदेश और बिहार को बांटती है वो कहलाती है करमनासा नदी, जिससे बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमने वैसे आपको जो है दिल्ली सल्तनत का 114 साल का इतिहास बता रखा है, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश पे हमने ख़त्म किया था। लेकिन इस वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं कि इस 114 साल के दरमियान बिहार का क्या हाल था, बिहार का क्या सिचुएशन था 114 साल के दरमियान और इस 114 साल से पहले, यानी गुलाम वंश के कायम होने से पहले हमारे बिहार की सिचुएशन क्या थी। तो दोस्तों बिहार का जो इतिहास है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही प्राचीन इतिहास जो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग जो हैं असल में मेडिवल इंडिया की बात करने जा रहे हैं, यानी मेडिवल बिहार की बात करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है ना सबसे पहले हम इतिहास बताने जा रहे हैं आपको इस नदी के बारे में। ये जो नदी है ये असल में करमनासा नदी है, जैसा हमने बताया आपको। और बिहार की जो शुरुआत है दोस्तों वो असल में इसी नदी से हुई है। और गुलाम वंश और खिलजी वंश के ज़माने तक जो है बिहार बंगाल का काफ़ी अच्छा हिस्सा जो है इन दिल्ली सल्तनत के हाथ में आ चुका था। ऐसा बताया जाता है कि एक ज़माने में एक साधु विश्वामित्र हुआ करते थे और उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की और फाइनली उनको एक शक्ति मिली कि उस शक्ति से वो एक नया ब्रह्मांड बना सकते थे। और उन्होंने एक नया ब्रह्मांड बनाना चालू भी कर दिया। ये देख कर के इंद्रदेव जो है उनको काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन तब भी विश्वामित्र जो हैं वो ब्रह्मांड बनाते रहे। और इस ब्रह्मांड में रहने के लिए सबसे पहला इंसान को बनाया जिसका नाम था त्रिशंकु। और त्रिशंकु को भेजा कि आप जा कर के इस ब्रह्मांड में शासन कीजिए। और जैसे ही त्रिशंकु उस ब्रह्मांड में जा रहे थे तभी इंद्रदेव आकर के बीच रास्ते में उनका रास्ता रोक देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वहीं पर त्रिशंकु का सर जो है हवा में उल्टा लटक जाता है और उनके मुंह से जो भी लाल गिरता है उसी लाल से जो है दोस्तों ये करमनासा नदी उत्पन्न होती है। यही करमनासा नदी से जुड़ा है बिहार और बंगाल का मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों बिहार का जो इतिहास है वो असल में शुरू होता है 750 ईस्वी से, जब यहाँ पे कायम होती है पाला वंश। पाला वंश के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 750 ईस्वी से लेकर के 1166 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि मुसलमानों यानी कि तुर्कों के इन्वेजन से पहले ही इनका खात्मा हो गया था। और इनके ही शासन के दौरान दोस्तों यहाँ पर दो पावर्स उभर के आई थी। 1070 ईस्वी में यहाँ पर उभर के आया था सेना एम्पायर और 1098 में यहाँ पे उभर के आई थी कर्नाट वंश। आगे जो कुछ आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं वो सब कुछ जो है पाला वंश से बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। पाला जो है वो असल में शुरुआत इनकी हुई थी बंगाल से और इनके जो फाउंडर थे वो असल में गोपाला थे। और यही गोपाल हैं दोस्तों जिन्होंने उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ की जो है स्थापना की थी। इसके बाद इनकी परंपरा में जो इनके बेटे धर्मपाल आते हैं, देवपाल आते हैं। और यही धर्मपाल और देवपाल के ज़माने में दोस्तों बताया जाता है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान के काफ़ी नॉर्थ एरिया पे जो है फतह कर लिया था। और ऐसा बताया जाता है कि इसी ज़माने में जो है बहुत सारे बौद्ध मोनेस्ट्रीज़ को बनाए गए। और ऐसा बताया जाता है कि नालंदा में महाविहार बनाने के लिए जो है करीब करीब बहुत सारे गाँव को भी इन लोगों ने दान में दिया। तो इससे समझ में ये आता है कि इस ज़माने में नालंदा भी इनके अंडर में था। और अब समय आ गया था 1191 का, जब जंग होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में। इस जंग में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और फाइनली फिर होती है 1192 में तरैन की दूसरी जंग, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। और उस ज़माने से हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन शुरू हो जाता है। और 1193 में हिंदुस्तान में एंट्री होती है बख्तियार खिलजी की। और बख्तियार खिलजी जो है दोस्तों वो असल में गर्मसील के रहने वाले थे अफ़गानिस्तान के। वो जो है असल में एक खलाज ट्राइब के थे, यानी खलाज ट्राइब खिलजी ट्राइब जिसे कहा जाता है। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इनका जो असल नाम था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। समय के साथ साथ लोगों ने बिन को हटा दिया और आज हम इन्हें जानते हैं सिर्फ बख्तियार खिलजी के नाम से। इन्हें जो है बचपन से ही शोल्डर बनने का शौक़ था। अपने शहर गर्मसील से वो आते हैं गज़नी।
गज़नी में इन्हें जो है एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है, थोड़ी सी सैलरी इनको दी जाती है, वो खुश नहीं होते हैं और उसे छोड़ करके वो चले आते हैं दिल्ली। रीज़न ये बताया जाता है दोस्तों कि असल में इनकी शक्ल उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद फिर वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद फिर इनके साथ वही होता है, इन्हें जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये दिखने में अच्छे नहीं थे। और यहाँ से वो फिर निकल जाते हैं बदायूं, और बदायूं जाने के बाद ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है हिज़्ब-उद-दीन हसन अदीब से, जो कि उस ज़माने में गुलिद एम्पायर के साथ काम किया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो जो हैं बिल्कुल ब्लैंक बैकग्राउंड से आए थे। असल में उनके जो चचा थे महमूद खिलजी, मोहम्मद बिन महमूद खिलजी, वो असल में मोहम्मद गौरी के साथ सेकेंड बैटल ऑफ टेरैन में हिस्सा लिया था और बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया था। उनकी बहादुरी को देख करके जो है उन्हें कश्मांदी की जो है जागीर दे दी गई, और फाइनली जब महमूद खिलजी की मौत होती है तो वो सारी जागीर जो है बख्तियार खिलजी को दे दी जाती है। लेकिन बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम समय जो है कश्मांदी में गुजारा था और फिर वो वहाँ से चले गए अवध, और अवध में इनकी मुलाकात होती है हुसामुद्दीन से। हुसामुद्दीन जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इनके काम को देख करके इनको जो है जागीर देते हैं भागवत और भ्योली की। आज के ज़माने में भागवत और भ्योली जो है असल में साउथ मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और इसके बाद ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि बख्तियार खिलजी ने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गढ़वालों के रिवॉल्ट्स को दबाया था। अगर गढ़वाल के रिवॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो असल में 1194 में मोहम्मद गौरी ने रायचंद के साथ एक जंग की थी जिसमें रायचंद हार गए थे। लेकिन तब भी कई कई जगह पे जो है गढ़वाल की जो सत्ता है वो कायम थी और वो लोग जो है समय समय पे रिवोल्ट कर दे रहे थे। और जब ये खबर सुनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक तो काफ़ी ज़्यादा इनसे खुश होते हैं और अब समय आ गया था अपनी ख़बर को दिल्ली तक पहुंचाने का। और अब जो है बख्तियार खिलजी इसी नदी को क्रॉस करते हैं जो कहलाती है करमनासा नदी, जहाँ पे आज हम खड़े हैं। अब तक दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र है वो उस नदी के सिर्फ उस पार तक था, लेकिन अब कुछ समय में वो आगे भी फैलने वाला है। और यहाँ से शुरू होता है बख्तियार खिलजी का बोलबाला। वो इस नदी को क्रॉस करते हुए पहुँचता है बिहार, और बिहार के किले पे उसने आक्रमण किया। और ये सारी बातें जो है लिखी हुई हैं तबक़ात नासिरी में, जिसे लिखा था मिनहाज सिराज ने। उनके अनुसार वो पहुँचता है एक किला में और उस किले में देखता है कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने बाल मुड़ाए थे, वो ब्राह्मण्स थे, और बख्तियार खिलजी ने उन सब को मार डाला। और वहाँ पे बहुत सारी किताबें भी थीं, सारी किताबें भी नष्ट हो गईं। और जब इसका रिसर्च किया गया तब समझ में ये आया कि ये असल में किला नहीं, ये असल में एक बिहार था जो कि असल में बुद्ध मोनेस्ट्री था। इस जगह पे जो है असल में नालंदा यूनिवर्सिटी का कहीं पे नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ से ये लोग बोलते हैं कि जिस जगह को उसने नष्ट किया था वो असल में उदांतपुरी महावीर विहार था, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है। वो बिहार शरीफ जिसे पाल वंश के ज़माने में कायम किया गया था, जिसे हमने इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बताया था। तो ऐसा नहीं था दोस्तों कि बख्तियार खिलजी ने जो है पहली बार नालंदा या बिहार शरीफ पे हमला किया था। ऐसा बताया जाता है कि 1198 में उसने पहले मुनेर पे हमला किया था और फिर 1199 में नालंदा या बिहार शरीफ आप कह सकते हैं वहाँ हमला किया था। और इसके पहले जो है वो हमेशा इस जगह पे जो है हमला करते रहता था और यहाँ से जो है बूटी जंग के सामान जो है यहाँ पर लाते रहता था, अपने आप को जो है मजबूत करते रहता था। और यही सब की वजह से जो है दिल्ली से सारी फ़ौज जो इसके साथ आकर के मिल गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था। और जब ये ख़बर हुई कुतुबुद्दीन ऐबक को तो उन्होंने इसे बुलाया। वो उनके पास सारी बूटी लेकर के गया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ज़्यादा इससे खुश हुए। लेकिन किसी की खुशी जो है दूसरों से बर्दाश्त नहीं होती है और वही हुआ बख्तियार खिलजी के साथ। समय के साथ साथ वहाँ के जो कुछ अमीर थे इनसे जलने लगे। उन्होंने बोला कि हम इनके साथ पहले से काम करते थे और सारी प्रशंसा जो है बख्तियार खिलजी लेकर के जा रहा है, और ये इससे जलने लगे। और एक ज़माने में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि एक ज़माने में कोई फंक्शन था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पर बहुत तू मैं होती है सब में, और फाइनली बख्तियार खिलजी को इन लोगों ने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ इनके साथ पेश आए थे। तू मैं इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ गई कि इन्होंने बोला कि अगर हिम्मत है तो तुम इस पागल हाथी से लड़ के दिखाओ। और बस
यही कहना था कि बख्तियार खिलजी ने इनकी बात को मान ली और फाइनली उस हाथी के सामने वो खड़ा हुआ। वो हाथी पागल था और अपने गदे से, अपने हथियार से एक सूंड पे उसके एक ज़ोर सा वार किया कि हाथी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो संभल नहीं पाया और वहाँ से वो भाग गया। और ये देखकर के कुतुबुद्दीन ऐबक जो और ज़्यादा उससे खुश होते हैं और ऐसा बताया जाता है तबाक़त नासिरी के हिसाब से कि उन्होंने अपनी अलमारी से जो है अपना ही रोब उसे ऑनर के साथ दिया और बहुत सारा इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि किताब पे वो मेंशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बख्तियार खिलजी ने उन सारे इनाम को अपने लोगों में वहाँ पे बांट दिया और फिर वो निकल गया वापस बिहार के तरफ। और बिहार में ऐसा बताया जाता है कि बिहार शरीफ में उसने अपना एक किला बनाया था और यहाँ से जो है अब उसका टारगेट था बंगाल। अभी दोस्तों हमने जो बिहार का जो आपको बताया है वो असल में सिर्फ साउथ बिहार पे ही उसने फतह किया था। नॉर्थ बिहार पे जो है बहुत बाद में जब वंश आएगा ग़ियासुद्दीन तुगलक का, तब वो यहाँ पे कब्ज़ा करेंगे। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से परमिशन मांगी थी कि हम जो है बंगाल जो पे फ़तह करना चाहते हैं। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स मिल रहे थे और उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से बोले कि हमें सैनिक चाहिए, हथियार चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मना कर दिया क्योंकि अभी जो सत्ता है दिल्ली सल्तनत उतनी मजबूत तरीके से कायम नहीं हुई थी और कई कई जगह पे जो रिवॉल्ट्स होते रह रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और लेकिन उन्होंने बख्तियार खिलजी को वहाँ जाने से नहीं रोका और फिर बख्तियार खिलजी जो है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर हमला करता है। और इस ज़माने में बिहार पे जो शासन कर रहे थे, यानी बंगाल पे जो शासन कर रहे थे, वो थे सेन वंश के राजा लक्ष्मण, जिसे तबाक़त नासिरी में मिन्हाज सिराज ने राय लखमनिया के नाम से ज़िक्र किया है। इनकी भी काफ़ी रोचक कहानी है दोस्तों, वो भी आपको हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं बख्तियार खिलजी का बिहार को फ़तह करने की कहानी, बख्तियार खिलजी की कहानी और बिहार की ओवरऑल स्टोरी जान के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में लक्ष्मण सेन की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।